नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर 10th क्लास संस्कृत, और ये सभी बोर्ड के लिए है, पर्टिकुलर किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है। जिन जिन बोर्ड के भी जो भी टॉपिक है आप उसे करते जाइए। कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे संधि नहीं है, मैम हमारे ये नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके नहीं है, किसी और बोर्ड में होगा तो वो बच्चे पढ़ लेंगे। तो इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो भी आने वाला होगा, तो आपको उसका वेट करना होगा। ठीक है, तो देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारी नई क्लास में, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि आज हम एक ही क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को कर लेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और पता होगा, क्योंकि 10th क्लास तक आए हैं। 6th क्लास से हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं, उससे पहले से भी आजकल क्लासेस में पढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी 6ठी कक्षा से तो सभी पढ़ ही रहे हैं। तो उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, और प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। तो आगे जुड़ने वाले उपसर्ग और पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग में हम देखेंगे इसकी परिभाषा, और कुल हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो परिभाषा देख लेते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, कि पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द उपसर्ग एवं सर्ग शब्द के संयोग से बना है, यानी कि यहां हमने उप तो क्या लगा दिया, उपसर्ग, उप एक प्रकार का उपसर्ग प्लस सर्ग, ये सर्ग क्या एक प्रकार का शब्द है, इस शब्द में उप लग गया है तो ये क्या बन गया है, हमारा उपसर्ग बन गया है। ठीक है, तो इन दोनों के संयोग से, ये दोनों संयोग हो गया, इन दोनों के मिलने से ही उपसर्ग शब्द का निर्माण हुआ है। अब देखिए संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं, 22 होते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ इसके बारे में, कि उपसर्ग किसी शब्द के अर्थ को बदलकर नया शब्द बनाकर या मूल शब्द के अर्थ में विशेषता पैदा करके उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अब उपसर्ग आपने देखे होंगे, हिंदी में भी कई देखे होंगे, जैसे प्र, परा, अधि, अभि, नी, निर, निस, दूर, दुह, है ना, बहुत सारे देखे होंगे। ऐसे ही यहाँ संस्कृत में भी कुल 22 उपसर्ग ही है, उन 22 उपसर्ग को ही पढ़ना है, उनसे निर्मित आपके शब्दों को देखना है, उनसे शब्दों का निर्माण करके देखना है कि क्या हम बना सकते हैं, या कोई निर्मित शब्द है उनमें से आप उपसर्ग कैसे निकाल सकते हो, ये सारी चीज भी आपको देखनी है। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारे यहाँ पर 22 उपसर्ग। तो देखिए यहाँ क्या है, पूरा क्रम लिखा हुआ है, उसके बाद संस्कृत उपसर्ग का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद संस्कृत उपसर्ग का अर्थ लिखा हुआ है, उसके बाद कुछ उदाहरण है जिनसे शब्दों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा उपसर्ग आता है वो आता है पहला जो आता है वो आता है हमारा तत्सम। जैसे कोई अ दे दिया है, अ से हमने कोई शब्द बना दिया है, यहाँ पर अ से हमने कोई शब्द बना दिए, जैसे अ एक तत्सम है, आप उसे छोड़ दीजिए। जैसे नहीं, अभाव। अ का मतलब क्या होता है, जैसे असत्य, सत्य यानी नहीं, जो असत्य का मतलब क्या होता है, सत्य नहीं है। अ का मतलब जो नहीं बोलता है या अभाव है। ठीक है, अभाव है तो वो क्या कहलाता है, अ एक नकारात्मक तत्व है और एक तत्सम शब्द है। अ लगने के बाद इसके कई नकारात्मक अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो शब्द बनकर आते हैं अ से, देखिए ज्ञान में अ लगा दो अज्ञान, भाव में अ लगा दो अभाव, मंद में अ लगा दो अमंद, धर्म में अ लगा दो अधर्म, अजात, अकाल, अकारण, अताह। इस तरह से अ लगने का कारण होता है कि नकारात्मक प्रवृत्ति हो गई है इसमें। जात अजात हो गया है, काल अकाल हो गया है, ज्ञान अज्ञान हो गया है, नहीं हो गया है, उसका अभाव हो गया, ज्ञान का अभाव हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं। दूसरा हमारा आता है अधः। अधः का मतलब होता है नीचे। एक अद्ध भी आता है, आप लोग कई कंफ्यूज होंगे। अद्ध, अद्ध का मतलब होता है आज, और ये प्रत्यय नहीं है, ये उपसर्ग नहीं है, ये क्या है, अव्यय है। क्या है, ये अव्यय है, इसलिए इस अद्ध और इस अध दोनों में फर्क है। अध का मतलब होता है नीचे, और नीचे से देख लीजिए अधपतन, अधोगति,
अधोमुख। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कि मैम ओ की मात्रा कैसे लग गई है, तो ओ की मात्रा ऐसे लग गई है कि जो विसर्ग था, यहाँ पर जो विसर्ग था, विसर्ग के पहले क्या था अ, और यहाँ पर क वर्ग या क वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, तो जो विसर्ग है वो ओ का रूप ले लेता है, यानी कि गुण आदेश हो जाता है, और गुणादेश के साथ में ये ओ की मात्रा लग जाती है, तो अधोगति, अधोमुख, है ना, इस तरह से आ जाता है। अगला है अंतः। अंतः का मतलब होता है अंदर, मध्य या भीतर, है ना, भीतर यानी अंदर, आप इसे अंदर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे हिंदी में अर्थ लिखे हुए हैं, अंतःपुर, अंतर्यामी, अंतःकरण। ठीक है, आगे देखिए अमा। अमा का मतलब होता है पास, पास में अमात्य अमावस्या, क्या हो गया, अमात्य अमावस्या। तिरस, तिरस हो गया है तुच्छ, ये संस्कृत के प्रत्यय है, हिंदी के प्रत्यय नहीं है। तिरस का मतलब हो गया तुच्छ, तुच्छ मतलब उसका अपमान करना। ठीक है, इसमें हो गया हमारा तिरस्कार, तिरोधान और तिरोहित। अब ये जो तिरस है कहीं कहीं पर कभी कभी विसर्ग में भी कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिए छठा नंबर का आता है हमारा सत। सत का मतलब होता है सत्कार, यानी कि आदर करना। आदर के साथ अब सत यानी कि सच भी होता है, सत यानी सत्य भी होता है, तो सत्संग, सदाचार, सदुपदेश, सन्मार्ग, सन्मति और सज्जन। जब आप इनका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो पहला वर्ण जो बनकर आएगा वो सत बनकर आएगा। ठीक है, आगे देखते बच्चों नंबर 8 आ। आ हमारा क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय है। अब इस आ प्रत्यय का मतलब होता है तक या से, यानी कि तक, यानी कि हम बोलते हैं आजीवन, तो जीवन तक, आमरण, मरने तक। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं। तो ये हो गया, देखिए आजन्म, आहार, आव्याप्त, आयाप्त, आघात, आगार और आकर्षण। ठीक है, आगे देखिए अगला आता है हमारा यहाँ पर उत। उत का मतलब क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ, क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। इसमें देखिए जो ऊपर या श्रेष्ठ से उत से ही हमारा यहाँ पर शब्द बनेगा, उत्कर्ष, उत्थान, उद्धार, उन्नति। अब ये ऊपर या श्रेष्ठ ही जा रहे हैं। उत्कर्ष का मतलब बहुत ज्यादा विकसित कोई है, उत्थान का मतलब ऊपर हो गया, उसको ऊपर उठा लिया है, उद्धार कर लिया मतलब जो गिर रहा था और बहुत ज्यादा परेशान था उसको हमने ईश्वर ने हमारा उद्धार कर दिया, हमें तार दिया, ऊपर उठा लिया है। उन्नति, जिसकी उन्नति हो गई है, विकास हो गया है। उत्पन्न, जो उत्पन्न हो गया, जन्म गया है। उत्पत्ति और उत्पीड़न, ये सारे किससे बने हैं, उत उपसर्ग से बने हैं। अब आता है उप। उप का मतलब होता है पास, सहायक या समीप भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, समीप। तो उप से देख लीजिए उपस्थिति, उपलक्ष्य, उपकार, उपहास, उपवन, उपनाम, उपांग और उपगम्य, उपगम्य। ठीक है, ऐसे आपको शब्द बना सकते हैं। आगे देखिए आता है दुर। दुर का मतलब होता है बुरा, कठिन, विपरीत। अब ये आ जाता है दुरासा, दुराग्रह, दुराचार, दुरावस्था। ठीक है, आगे देखिए दुस। दुस का मतलब होता है बुरा, कठिन, विपरीत, दुस्तर, दुष्कर, दुस्साहस। आगे आता है निह। निह का मतलब होता है बिना या विशेष, निडर, निगम, निवास और निकाय। आगे देखिए बच्चों नंबर 13 का हमारा प्रत्यय आता है निर। निर का मतलब होता है बिना या बाहर, निरपराध, निराकार, निराहार, निरक्षक। आगे देखिए प्र, आगे अधिक, इसमें प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसाद, प्रहार। परा, परा का आ जाता है पीछे, विपरीत और अधिक। पराजय, परावर्तन, पराविधा, पराकाष्ठा। परि, परि का मतलब होता है चारों ओर या आसपास। पर्यावरण, परिपूर्ण, परिवेश, परिश्रम। आगे देखिए प्रति। प्रति का मतलब होता है एक, कोई भी एक या उसके विपरीत। तो प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिधूप। वी, अब वी उपसर्ग लगाया है, यानी कि भिन्न में लग जाएगा, विशेष या अभाव के साथ में, जैसे विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश। ठीक है, यानी कि कोई शब्द है उस शब्द के आगे ही लगाना है। जय के आगे लगाया है, जैसे ज्ञान के आगे लगा दिया, देश के आगे लगा दिया, दिन के आगे लगा दिया, वरण, पूर्ण, हर किसी का शब्द है। प्रत्यय के बाद आप जो शब्द देख रहे हैं वो भी एक अर्थपूर्ण शब्द है, और उसके बाद में आपने जो प्रत्यय लगाया है उसका भी एक अलग अर्थ निकल कर आता है। ठीक है ना। निस, निस में देखिए रहित, विपरीत, निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कर्ष, है ना। आगे देखिए प्रत्यय नंबर 20 सु। सु का मतलब होता है अच्छा, श्रेष्ठ या अधिक। सुगंध, सुगधि, सुगति, सुबोध, सुयश, सुमन, स्वच्छ। ठीक है, आगे देखिए सम।
सम प्रत्यय से आता है संपूर्ण, साथ या अच्छी तरह। संकल्प, संचय, संतोष, संगठन, संचार और संसार। अन्न, अन्न उपसर्ग में देखिए नहीं या बुरा। अन्न का मतलब क्या होता है? नहीं या बुरा। अनंत, जिसका अंत नहीं है, या अनादि, जिसकी कोई अनादि, अनेक, जो बहुत सारे हैं। अनेक मतलब कि अनेक यानी कि बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए आपके पूरे के पूरे 22 उपसर्ग। तो 22 उपसर्ग पढ़ने के बाद आते अब हम यहाँ पर हमारे प्रत्यय की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रत्यय बहुत ही प्रत्यय बनाने के लिए भी आ सकता है, मूल धातु को प्रत्यय से कैसे अलग करना है, और प्रकृति प्रत्यय कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको एक ट्रिक बताई जाएगी, तो वो ट्रिक आपको देखनी है कि शेष क्या बचता है। कभी कभी क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम इसका प्रत्यय को आगे पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा ऐसा है कि वे शब्द होते हैं जो प्रत्यय, वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब कैसे? हमने यहाँ पर लिखा था गम्य, गम धातु, गम में हमने उप लगा दिया, और उप क्या है हमारा? उपसर्ग हो गया है। क्या हो गया? हमारा उपसर्ग हो गया है। ये हमारी धातु है, और एक और य लगता है। यहाँ पर हम यह नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे? यहाँ पर ल्यप प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा? ल्यप। एक उदाहरण बता रही हूँ, सिर्फ एक उदाहरण। ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा प्रत्यय। एक शब्द, कई शब्द ऐसे हैं जिसमें उपसर्ग भी होता है, प्रत्यय भी होता है और धातु भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग हो गया है, धातु हो गई और प्रत्यय हो गया। इन तीनों को जोड़ दो, तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा? उप और ग के बाद आधा म है, आधा म ही लिखेंगे। अब ल्यप प्रत्यय ऐसा का ऐसा ल्यप नहीं लिखेंगे, ये ल्यप प्रत्यय ऐसा का ऐसा नहीं आएगा। क्या होता है संस्कृत में, ये जो प्रत्यय है अपना दूसरा रूप छोड़ देते हैं, उसके बाद आ जाएगा। तो ये प्रत्यय हमारा जो लगाया है वो गलत है। हम इस तरह से लगाएंगे उप, उपसर्ग तो एज इट इज लगेंगे जैसे लगते हैं, उपसर्ग में कोई फेरबदल नहीं होगा, उपसर्ग का कोई रूप परिवर्तन करके नहीं आएगा, ठीक है। और जो धातु है वो भी हमारी गम धातु ऐसे कैसे लग जाएगी, लेकिन जो ल्यप प्रत्यय है उसका यह ही शेष रहता है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे उपगम्य। तो ये बन गया है उपगम्य शब्द बन गया है, उसमें गम धातु में उपसर्ग भी लगाया है और गम धातु में प्रत्यय भी लगाया है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि प्रत्यय तो आप सीधे सीधे लगा लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रत्यय लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? जितने भी प्रत्यय है उनके शेष में क्या बचता है, किस रूप में परिवर्तित होके फिर शब्द के पीछे जुड़ते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो प्रत्यय की परिभाषा क्या हो गई है कि वे शब्द होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं या उसके रूप को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए प्रत्यय कौन कौन से होते हैं? प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है हमारा तद्धित प्रत्यय, और नंबर 3 का होता है हमारा स्त्री प्रत्यय। क्या होता है? स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं? कत्वा, ल्यप, तुमुन, शत्र, शानच, तव्यत, अनियर, कत्वतु, कत और ल्युट। अब आता है तद्धित। तद्धित में ठक आता है, जो इक शेष हो जाता है। क्या शेष हो जाता है? इक। मतुप, वतुप, त्व, तल, तरप, तमप और अणु। आगे देखिए स्त्री प्रत्यय में आता है टाप और नीप, इसे बोलते हैं नीप, ठीक है। टाप और नीप प्रत्यय आते हैं। तो ये है हमारे प्रत्यय जिनको हमें पढ़ना है। अगर आप इतने प्रत्यय पढ़ लेते हैं ना बच्चों, तो बहुत बड़ी बात है, और आपका कभी भी जो क्वेश्चन है प्रत्यय को लेकर वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली इनमें से ही प्रत्यय आते हैं। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम यहाँ पर हमारे कृत प्रत्यय की तरफ। तो कृत प्रत्यय क्या है देखते हैं कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है। धातु और क्रिया, ठीक है। धातु क्या होती है? जो कार्य करते हैं हम, क्रिया, जैसे गम, जैसे हस, जैसे पठ, ठीक है। गम यानी जाना, हस यानी हंसना और पठ यानी पढ़ना। ये क्या हो गई? ये तो हो गई हमारी क्रिया, और क्रिया के इस रूप को ही क्या बोलते हैं हम? धातु, ठीक है।
धातु अथवा, अथवा का मतलब क्या होता है या तो आप धातु बोल दो या फिर क्रिया बोल दो, ठीक है। और कोई शब्द नहीं होना चाहिए, कोई सर्वनाम शब्द नहीं होने चाहिए, कोई संज्ञा शब्द नहीं होनी चाहिए, क्रिया ही होनी चाहिए। कि कृत प्रत्यय क्रिया से जुड़े हुए होते हैं, कृत प्रत्यय धातु से जुड़े हुए होते हैं। कि कृत प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ धातु और क्रिया में ही, धातु अथवा क्रिया यानी कि क्रिया में ही लगाए जाते हैं, और किसी शब्द में वे नहीं लगाए जाते हैं। उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु ही होनी चाहिए यानी कि क्रिया ही होनी चाहिए। अब उसमें देखिए, जब हमने ये देखा था कि कृत प्रत्यय कौन कौन से है, कि कत्वा में कृत, ल्यप, तुमुन, इनमें सब में जो कत्वा का उदाहरण है, जैसे हमने हस्त धातु से कत्वा प्रत्यय बनाया, तो ये हस्त धातु आप इन सब में यूज कर सकते हैं, आराम से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये धातु है और धातु का यूज यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है। तद्धित और स्त्री प्रत्यय में नहीं हो सकता है, ये केवल इस कृत प्रत्यय में ही इस धातु का यूज हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा पहला प्रत्यय आता है कत्वा प्रत्यय। कत्वा ऐसे ही लिखा जाता है कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है, कर या करके। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा। बस इसी को फोकस करना है आपको, इस त्वा को। कैसे फोकस करना है? जैसे यहाँ पर बना दिया है क्री, क्री यानी करना। क्री का मतलब क्या होता है? क्री क्या है? एक प्रकार की क्रिया, या क्रिया भी बोल सकते हैं और धातु भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है करना, करना। अब करना में हम कृत्वा प्रत्यय लगाएंगे, तो आप देखेंगे क्या होगा कि क्री में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो ऐसे तो नहीं लगा सकते, ये ऐसे तो नहीं लगा सकते, इसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको क्री के साथ में हम क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ त्वा, यानी कि जो हमारा कत्वा प्रत्यय है उसका क्या शेष रहता है? त्वा। और त्वा का मतलब होता है करके, कि कृत्वा यानी कि करके, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगेगा। अब देखिए बच्चों, और भी बहुत सारे धातु होती है, तो यहाँ हम लिखते हैं धातु और यहाँ लिखते हैं हम प्रत्यय, और यहाँ हमारा जो शब्द निर्मित बन के आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं हस, यहाँ लिखते हैं भव, यहाँ लिखते हैं लिख, पठ, चल, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसमें क्या जोड़ना है? ये हमारी सिर्फ क्रियाएं है, ये सारी क्या है? क्रियाएं है। अब इसमें हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, ये कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। ये मैंने पूरा प्रत्यय लिया है, क्या लिया है? पूरा प्रत्यय लिया है, कुछ और ऐसा मैंने शेष नहीं लिया है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ त्वा लिख देना है, ताकि आपको पता रहे कि हमें यहाँ पर क्या शेष बचाना है, ठीक है। अब हमारा जो शेष बच के आएगा वो कैसे आएगा? देखिए, अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। हस से कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, तो हस में कत्वा नहीं जोड़ना है, त्वा जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हसित्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हसित्वा, इत्वा, हसित्वा। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा भवित्वा, भवित्वा न करके हम भूत्वा लगाएंगे। ये हो जाएगा हमारा लिखित्वा, लिखित्वा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पठित्वा, जो ऐसी क्रियाएं होती है, अकर्मक सकर्मक से फर्क पड़ता है। ये हो जाएगा हमारा चलित्वा, ठीक है, चलित्वा। खाद भी होती है, एक खाद धातु, खाना, खाद भी होती है, इसमें हम कृत्वा प्रत्यय लगाएंगे, शेष रहा हमारा त्वा, और ये हो गया हमारा खादित्वा। ये सब कौन सी है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो कत्वा प्रत्यय लगाया यानी कि हंसकर, होकर, लिखकर, पढ़कर, चलकर, खाकर, ठीक है। ये हो गया हमारा करके, या हंस करके, हो करके, या लिख करके, पढ़ करके, या चल करके, या खा करके, ठीक है। इस तरह से आपको कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। आगे चलते बच्चों, हमारा दूसरा प्रत्यय आता है जिसका नाम है ल्यप प्रत्यय। अब ल्यप प्रत्यय क्या है कि जब मैंने आपको प्रत्यय बताया था उदाहरण के तौर पर, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगते हैं, वो कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप प्रत्यय क्या होता है ये देखते हैं हम, कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। धातु से पहले उपसर्ग आना जरूरी है, होने पर कर या कर के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उपसर्ग न होने पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। अगर आपने देख लिया है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, अगर उपसर्ग नहीं है, कम या कर के प्रत्यय लगा है, ठीक है,
या मैंने लिख लिया है उपगम्य लिखा था। मैंने क्या लिखा था, सबसे पहला जो उदाहरण लिया था हमने क्या लिया था, उपगम्य। उपगम्य, उपगम्य का मतलब होता है पास जाकर। उप का मतलब क्या होता है, पास। गम्य का मतलब जाकर के, जाकर, पास जाकर। ठीक है, तो अगर आपने उपसर्ग नहीं लगाया, उपसर्ग नहीं, कोई भी उपसर्ग आपने नहीं लगाया है, तो इसका मतलब वह किस में चला जाएगा, कत्वा में चला जाएगा। लेकिन कत्वा का नियम फॉलो कर ही नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट में यह बचा हुआ है। और कत्वा में क्या शेष रहना चाहिए, त्वा शेष रहना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है। क्या बोला है कि लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है। लेप प्रत्यय का क्या शेष रहता है, आपको ध्यान में रखना है। लप प्रत्यय इज इक्वल टू य, बस आपको ये ध्यान में रखना है। और यहाँ ध्यान रखना है कि पहले होता है लेप प्रत्यय में उपसर्ग, क्या होता है, उपसर्ग, फिर होती है यहाँ पर धातु बीच में, और फिर होता है यहाँ पर लेप प्रत्यय। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम यहाँ पर हमारे उदाहरण की तरफ, कि उदाहरण कौन कौन से दे सकते हैं हम। उदाहरण कौन कौन से अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ उपसर्ग। ठीक है, जिसे हम पहले से ले लेते हैं विज्ञाय, विज्ञाय या विहाय, या फिर उपक्रम्य। ठीक है, जैसे और आ जाएगा आनीय, आदाय और प्रदाय। ठीक है, ये हमारे उदाहरण है। अब हमें क्या करना है, इसमें से धातु और प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। धातु क्या, कि धातु क्या है और प्रकृति प्रत्यय क्या है, अलग करना है। मोस्टली अधिकांश जो आता है लेप प्रत्यय का उदाहरण इसी तरह से आएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि धातु और प्रकृति प्रत्यय को अलग करो, यानी कि प्रत्यय को अलग करो और धातु को अलग करो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है क्या है यहाँ पर ये देख लिया। यह देखते ही, क्योंकि ल्यप इज इक्वल टू क्या होता है, यह शेष रहता है। यह देख लिया, इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्यय आता है, ल्यप प्रत्यय आता है। प्लस इसके यहाँ पर कौन सी धातु है, हमारी ज्ञा धातु है। और प्लस उपसर्ग कौन सा है, हमारा वी। तो वी उपसर्ग, ज्ञा धातु, ल्यप प्रत्यय। इसी तरह से यहाँ पर वी उपसर्ग, हा धातु और लप प्रत्यय। इसी तरह से उपसर्ग, क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय, आपको ऐसे ही निकालना है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर आ हमारा क्या हो गया, उपसर्ग। अब आपको इतना पता है कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, है ना, 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, तब तो आप निकाल लेंगे, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और नहीं पता है तो ये इस य को देखना है, और य को देखना है तो आगे आपका उपसर्ग है। यहाँ पर आ हमारा उपसर्ग है, नी हमारी धातु है और ल्यप हमारा प्रत्यय है। आगे देखिए इसी तरह से फिर से आ हमारा उपसर्ग हो गया, दा हमारी धातु हो गई और ल्यप हमारा प्रत्यय हो गया। लास्ट है प्र हमारा उपसर्ग, दा हमारी धातु और ल्यप हमारा प्रत्यय हो गया। अब आप कहेंगे छोटी छोटी धातु होती है क्या, बिल्कुल होती है। और ये हमारे उपसर्ग हो गए, ये हमारे प्रत्यय। प्रत्यय में क्या बचा था, यह बचा था। ठीक है, दिखाई दे रहा है सारा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये लगता हार्ड है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है कि ल्यप इज इक्वल टू य, और ल्यप य आया है, इसका मतलब स्टार्टिंग में क्या है, उपसर्ग है, और बीच में क्या हमारी धातु है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं बच्चों, तीसरा जो हमारा प्रत्यय आता है वो आता है तुमुन प्रत्यय। और तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है, बस तुम। और तुम का मतलब होता है के लिए, क्या होता है, के लिए। कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे उदाहरण दे दिया है पातुम, पातुम से हो जाएगा हमारा पा और तुमुन, तो ये हो जाएगा हमारा पातुम, बस ये शब्द बनकर आएगा। अब देखिए इसके और भी उदाहरण है, हम यहाँ पर उदाहरण करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है हस, सारी हमारी धातु यानी कि क्रियाएं होगी हस, और यहाँ आ गया हमारा भव, यहाँ आ गया हमारा लिख, उन्हीं सारी धातुओं से करेंगे जो हमने करी थी। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा खाद, चल, वद, नी,
और दा, ठीक है, यही धातु ली थी हमने, लेप प्रत्यय में इन दोनों को लिया था। अब हम यहाँ पर इसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ देते हैं, सब में आपको तुमुन प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है, इस तरह से तुमुन प्रत्यय आपको जोड़ना है। मैं आपको सारे नहीं जोड़ूंगी, कुछ कुछ आपको भी करने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा तुमुन प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है, जोड़ा हमने तुमुन ही है, कोई भी प्रत्यय आपको जो प्रत्यय है उसी को जोड़ना है, लेकिन जब शब्द बनकर आता है ना, तो जो शेष बचता है, जैसे इसमें क्या शेष बचता है, तुम शेष बचता है, तो तुमुन का आपको तुम जोड़ना है। कैसे, जैसे हमने कत्वा प्रत्यय में जोड़ा था हसीत्वा, तो ऐसे ही आपको बनाना है हसीतुम, हसीतुम, ये हो जाएगा आपका भवितुम, ये हो जाएगा आपका लिखितुम, ये हो जाएगा आपका खादितुम। क्या शेष बच रहा है, सिर्फ तुम शेष बच रहा है। चलितुम, सकर्मक क्रिया है सारी। वदितुम, ये हो जाएगा नेतुम और दातुम। बस ये हो गए हमारे सारे उदाहरण। इसके अलावा भी आपको करने हैं, तो इसी रूप में आपको करना है। जोड़ना तुमुन है, लेकिन जो बनेगा वो तुम धातु से बनेगा, ठीक है, तुम प्रत्यय से बनेगा। आगे चलते हैं कत प्रत्यय। अब कत प्रत्यय क्या है बच्चों, देखिए कि कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ यानी कि पास्ट टेंस के अर्थ में किया जाता है, और कत प्रत्यय का त शेष रहता है। क्या शेष रहता है, त शेष रहता है, और ये 3 लिंगों में शेष रहता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। अगर त शेष रहता है तो वो क्या हो गया हमारा पुल्लिंग, क्योंकि 3 लिंगों में बचता है ये, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। और जो पुल्लिंग में बचता है वो त बचता है, स्त्रीलिंग में ता बचता है, और इसमें बचता है हमारा तम, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है कि कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भारवाच्य में किया जाता है। जैसे गम धातु में हमने कत प्रत्यय लगाया तो ये हो गया गतः, गता, गतम, ठीक है, गतः, गता, गतम। इसी तरह से और भी उदाहरण हम करेंगे यहाँ पर कि कत प्रत्यय में क्या बचता है, जो शेष बचता है, शेष बचता है वो तह, ता और तम बचता है। और यहाँ पर ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग, और ये हो गया हमारा नपुंसकलिंग। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ हम करते हैं उदाहरण कत प्रत्यय के। तो उदाहरण में देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं गम, और यहाँ लिखते हैं हम पा, यहाँ लिखते हैं हम क्री, और यहाँ लिखते हैं हम स्था, ठीक है। इसमें हमें कत प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, कत। और जहां भी जो भी प्रत्यय जोड़ रहे हो उसका शेष का ध्यान रखना है कि शेष क्या रहता है, त, ता और तम, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, और ये सभी में रहेगा। तो ये देखिए हमारा जो पुल्लिंग में बनेगा सबसे पहले, फिर स्त्रीलिंग में बनेगा, और फिर नपुंसकलिंग में बनेगा। तो कैसे बनेगा, गम से बनेगा हमारा गतः, ये बनेगा हमारा गता, और ये बनेगा हमारा गतम। पा से बनेगा, यहाँ देखिए पा किस में बदल जाएगा, पी में बदल जाएगा, किस में, पी। तो ये बनेगा हमारा पीतः, ये बनेगा पीता, और ये बनेगा पीतम। आगे देखिए कृत, कृत से बनेगा ये कृतः, कृता और कृतम। आगे देखिए स्था, स्था से बनेगा ये स्थ, स्थ, और ये बनेगा स्था और स्थिता। ये स्थिता नहीं, एक मिनट, स्थित, और ये बनेगा स्थिता, और ये बन जाएगा स्थितम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कत प्रत्यय बनेंगे, तीनों लिंगों में बनेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। ये आपको देखना है, और भी उदाहरण आपको निकालने हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट जो प्रत्यय आता है वो आता है कत्वतु। कत्वतु ये भी क्या है, भूतकालिक अर्थ में आता है। कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय दोनों भूतकालिक अर्थ में आता है। और कत प्रत्यय में त शेष रहता है, और कत्वतु में तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तवत शेष रहता है। कि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, और कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है।
कत प्रत्यय का प्रयोग कतवाच्य में किया जाता है, कृतवाच्य में। जैसे हमने उदाहरण में लिखा क्र और कतवतु, तो ये क्या बन गया है, कृतवत, क्योंकि कतवतु किस में कन्वर्ट हो गया है, ये जो कतवतु है ये किस में कन्वर्ट हो गया है, तवत में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए तवत आएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके उदाहरण देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने गम में लगाना है, लिख में लगाना है। आपको पता है कि हम कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं और कृत प्रत्यय केवल धातु क्रिया में लगते हैं। लिख में लगाना है, पा में लगाना है हमें, नी में लगाना है हमें। ठीक है, और इसमें हमें क्या लगाना है, कतवतु, और कतवतु का क्या शेष रहेगा, तवत शेष रहेगा, प्लस कतवतु, यहाँ पर भी कतवतु और यहाँ पर भी कतवतु। ज़्यादा उदाहरण नहीं लूंगी, आपको खुद को भी थोड़ा सा ट्राई करना है। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा हमारा। अब इसमें भी देखिए क्या होता है कि पुल्लिंग अलग बनता है, स्त्रीलिंग अलग बनता है और नपुंसकलिंग अलग बनता है। ठीक है, दोनों में, कत में और कतवतु में, दोनों में। तो यहाँ हो जाएगा हमारा गतवान, गतवती और गतवत, ये हो गया कतवत। तो कतवत तवत जो रूप आया वो नपुंसकलिंग का आया है। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा लिखवान, लिखवती और लिखवत, लिखतवत, लिखतवत। ठीक है, आगे देखिए आ जाएगा पा का क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। पा से क्या बन जाएगा, पी, और पी से बनेगा हमारा यहाँ पर पितवान और पितवती, और ये हो जाएगा हमारा पितवत, पितवत। ठीक है, आगे देखिए नी, नी से बन जाएगा हमारा नित्वान, नित्वान और नितवती और नीतवत, नीतवत। ठीक है, ऐसे आपके कतवतु प्रत्यय के उदाहरण बन जाएंगे। आगे भी आपको करना है, जो भी उदाहरण आपको दिखता है, जैसे क्री से बना दीजिए। ठीक है, भव से बना दीजिए। ठीक है, और हस से बना दीजिए। ये आपको बनाने हैं, ये 3 आपको बनाने हैं। ठीक है, आगे चलते बच्चों, शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय का देखिए कि शत्रु प्रत्यय का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, कई बार आता है। शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है, किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में, कि कोई कार्य आप कर रहे हैं। शत्रु प्रत्यय का अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। अब अत कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने यहाँ लगा दिया है पठ, अब पठ में अ की मात्रा नहीं है और हमने यहाँ पर शत्रु प्रत्यय लगाया और शत्रु का अत शेष रहता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अत जोड़ेंगे, इस पठ में अत जोड़ेंगे। तो अत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प और ठ पूरा हो जाएगा और त फिर आधा हो जाएगा। तो प ठ त, इसका मतलब इसमें अत है, इसका मतलब इसमें शत्रु प्रत्यय है। ठीक है, आगे देखिए कि शत्रु प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी। अब देखिए धातुएं 2 प्रकार की होती है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। आत्मनेपदी जो धातु है वे वाच्य परिवर्तन में की जाती है। किसमें परिवर्तन में की जाती है, वाच्य परिवर्तन जब हम करते हैं उसमें की जाती है, जब हम वाच्य पढ़ते हैं उसमें की जाती है। अभी हम जो पढ़ते हैं वो परस्मैपदी होती है। तो शत्रु प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ किया जाता है, और परस्मैपदी धातु का उदाहरण इस प्रकार, जैसे पठती, पठता, पठंती। तो ये क्या है, परस्मैपदी धातु। जैसे हमने यहाँ एक उदाहरण देखा है कि पठ में शत्रु प्रत्यय लगाओ, पठत बन गया है। और भी लगाएंगे, और भी उदाहरण बनाएंगे, यहाँ पर हम उदाहरण ही बनाएंगे। उदाहरण कैसे बनाएंगे, जैसे हमारा हो गया भव, लिख। सेम मैंने आपको क्या कहा कि हम वही धातुएं बार बार लेंगे और उन्हीं धातुओं को कृत प्रत्यय के अलग अलग प्रत्यय के साथ में जोड़ेंगे और उन्हीं धातुओं को हम बनाएंगे। लिख, हस और चल, वद। ठीक है, अब हम यहां पर क्या लगाना है, शत्रु प्रत्यय लगाना है। ये बन गया हमारा शत्रु प्रत्यय। ठीक है, अब शत्रु प्रत्यय बना है तो शत्रु में क्या शेष रहा है, अत। अब इस अत को हमें यहां बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा भवत, ये बन जाएगा हमारा लिखत,
ये बन जाएगा हमारा हसत, ये बन जाएगा हमारा चलत, बहुत ही आसान है चलत, और ये बन जाएगा हमारा वदत। बस बहुत आसान है। अभी कैसे बना है ये मैंने आपको बता दिया है, कैसे अ को आधे वर्ण के साथ में आपको जोड़ना है। तो शत्र प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। तो शत्र इज इक्वल टू अत, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारे आगे के प्रत्यय की तरफ। तो आगे का प्रत्यय हमारा शानच, और शानच में हमारा मान शेष रहता है। मान कि शानच प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है, और शानच प्रत्यय का आन शेष रहता है तथा आन से पहले म लग जाता है, तो ये मान हो जाता है, ठीक है ना। शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। आत्मनेपदी जैसे सेव, लब, है ना, इनमें किया जाता है। तो सेव और लब में करते हैं तो अधिकतर सेव और लब ही आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है। जब हम या पठ को भी आप आत्मनेपद में पठयते, पठियते, पठियन्ते इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। किया जाता है। आत्मनेपदी धातु का उदाहरण है जैसे सेवते, सेवते, सेवन्ते। अब हमने सेव धातु में शानच प्रत्यय लगाया, क्योंकि परस्मैपदी में नहीं की जाती है, आत्मनेपदी में की जाती है, लेकिन होती क्या है? धातुएं होती है, क्रियाएं होती है, ठीक है ना। तो सेव को हमने शानच से जोड़ा, तो क्या बोला था यहाँ पर? कहा क्या था कि शानच का मतलब होता है आन, और आ के पहले म लग जाता है, तो ये हमने मान ही लिख दिया है। तो सेव के साथ में शानच प्रत्यय जोड़ा है, तो क्या बच गया हमारा? सेव मानः, इस तरह से बन जाएगा। तो आगे देखिए इसके उदाहरण और देखते हैं। अब देखिए यहाँ हम उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लगाया था सेव, और सेव के साथ में लगाया था हमने शानच, ठीक है। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पर लब, फिर लगाते हैं हम वर्त, और फिर लगाते हैं हम याच, फिर लगाते हैं हम मोद। अब आपको क्या करना है? इसके साथ में शानच प्रत्यय लगाना। मैं इसे इन्वर्टेड कॉमा ये लगा देती हूँ, इसका मतलब है शानच प्रत्यय लगाना है। अब शानच में क्या शेष रहता है? मान शेष रहता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेव मानः, ये हो जाएगा हमारा लब मानः, ये हो जाएगा हमारा वर्त मानः, ये हो जाएगा हमारा याच मानः, और ये लास्ट में हो जाएगा हमारा मोद मानः, ठीक है। इस तरह से आपको शानच प्रत्यय लगाने हैं। आगे चलते बच्चों, नेक्स्ट जो प्रत्यय है वो आता है हमारा तव्यत। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है, बस तव्य, तव्य का ध्यान रखना है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में किया जाता है। इसका तव्य भाग शेष रहता है और त का लोप हो जाता है। ये जो त है, ये वाला त, इसका लोप हो जाता है, बाकी सिर्फ ये तव्यत भाग रहता है। और यह प्रत्यय भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में ही होता है। किसमें? भाववाच्य कर्म और कर्म में होता है, कर्तवाच्य में ये नहीं होता है। जैसे पठ धातु में हमने तव्यत प्रत्यय लगाया, तो ये बन गया है पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम। ये हो गया हमारा पुल्लिंग, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग, और ये हो गया हमारा नपुंसकलिंग। तीनों लिंगों में इसे बताया गया है। आगे देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, पठ तो हो गया हमारा, पठ को छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। लिख लेते हैं, भव लिख देते हैं, दा लिख देते हैं, और हस लिख देते हैं, और चल लिख देते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें तव्यत प्रत्यय, तव्यत लिखना है पूरा, ठीक है। ऐसा ही सब में करना है। ये हमने तव्यत प्रत्यय लिख लिया है, और तव्यत का शेष क्या बचा है? तव्य, सिर्फ तव्य शेष बचाना है। और तव्य जो है वो पुल्लिंग में भी आएगा, स्त्रीलिंग में भी आएगा, और नपुंसकलिंग में भी आएगा। पुल्लिंग में कैसे आएगा? जैसे लिख प्लस तव्यत, तो ये जो हो जाएगा हमारा लिखितव्य, लिखितव्य, और लिखितव्या, लिखितव्या, और लिखितव्यम, ठीक है। तीनों लिंगों में आ चुका है। आगे देखिए भव, भव में भी ऐसे आ जाएगा भवितव्य, और भवितव्या, और भवितव्यम, ठीक है। बहुत आसान है। दा से बन जाएगा दातव्य, दातव्य, दातव्या, और दातव्यम,
ठीक है। आगे देखिए हस, हस से आ जाएगा हसीतव्य, हसीतव्य, हसीतव्या और हसीतव्यम। आगे का ये जो एक है ये आप लोग बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। आगे चलते बच्चों, अगला हमारा जो प्रत्यय आता है वो है अनियर प्रत्यय। और अनियर प्रत्यय में बच्चों क्या शेष रहता है, इसमें देखिए पहले हम देख लेते हैं कि इसमें अनियम शेष रहता है कि अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के समानार्थक है, इसके समान ही है, ठीक है। इसका प्रयोग कृत्य प्रत्यय हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है और इसका अनिय शेष, अनिय भाग शेष रहता है और र का लोप हो जाता है, ठीक है। और यह प्रत्यय कर्मवाच्य तो भाववाच्य में ही होता है और जो तव्यत प्रत्यय था वो भी क्या था, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी हुआ था। तो देखिए इसमें क्या हलंत रहा है, तो इस भव में हमने अनियर प्रत्यय जोड़ा और अनियर का क्या शेष रहता है, अनिय शेष रहता है। अनिय से हमने यहाँ पर देखिए ये पुल्लिंग हो गया हमारा, ये स्त्रीलिंग हो गया और ये हमारा नपुंसकलिंग हो गया। तो इस तरह से भवनीय, भवनीय, भवनीयम, इस तरह से ये शब्द बनकर आए हैं। और भी शब्द बनाएंगे हम यहाँ पर, उदाहरण हमारे और है उदाहरण हमारे और भी है, जैसे आ गया हमारा गम, ठीक है, गम आ गया हमारा, पठ आ गया हमारा, वद आ गया हमारा, लिख आ गया, सेम लेंगे, ठीक है। इसके साथ हम अनियर प्रत्यय लगाएंगे, अनियर, अनियर, ठीक है। तो ये देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पुल्लिंग में भी बनाएंगे, स्त्रीलिंग में भी बनाएंगे और नपुंसकलिंग में भी बनाएंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो गया हमारा गमनीय, क्या हो गया, गमनीय, यहाँ हो गया हमारा गमनीया और यहाँ हो गया हमारा गमनीयम, ठीक है। आगे देखिए पठनीय में अनियर प्रत्यय लगा है तो पठनीय, पठनीया और पठनीयम, ठीक है। आगे के दो आप लोग करेंगे तो आपको क्या प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे वदनीय, वदनीया, वदनीयम, लिखनीय, लिखनीय, लिखनीयम, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चलते बच्चों हमारा ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय देखिए क्या है कि भाववाचक शब्द की रचना के लिए सभी धातुओं से ल्यूट प्रत्यय जोड़ा जाता है और इसका यू भाग शेष रहता है तथा ल और ठ का लोप हो जाता है और यू के स्थान पर अन लग जाता है, ठीक है, हो जाता है और अन्य ही धातुओं के साथ जुड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ल्यूट के बाद में आपको अन या अनम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे हमने श्रु धातु लगाई, श्रु धातु यानी सुनना, सुनने के साथ में ल्यूट प्रत्यय लगाया, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या जोड़ना है, अन जोड़ना है या हम अनम लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, श्रु से यहाँ हो गया हमारा श्रवणम, ठीक है। आगे देखिए और उदाहरण करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए उदाहरण में हो जाएगा हमारा जैसे लिख, पठ, भव, सेव और भज, ठीक है। अब इसमें आप लगाएंगे ल्यूट प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे। तो मैं इनको इस तरह से कर देती हूँ, इसका मतलब है आपको ल्यूट प्रत्यय लगाना है। अब ल्यूट में क्या शेष रहा है, अनम। अब आपको क्या करना है, लिख तो ऐसा का ऐसा लिखना है और ल्यूट की जगह आपको लिखना है अनम। तो लिख हमारी क्या है, आधा, इस आधे में अ जुड़ जाएगा ये वाला, तो ये पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा लिखनम, ठीक है। लिखनम, पठनम, भवनम और यहाँ आ जाएगा सेवनम। और ये एक आपको करना है, ठीक है। भज में ल्यूट प्रत्यय लगाना है और आपको इसका रूप यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, अब आता है हमारा ठक।
और ठक प्रत्यय में इक शेष रहता है। क्या शेष रहता है? इक शेष रहता है। और ये क्या होता है? ये हमारे तद्धित प्रत्यय के अंदर आता है। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में ठक प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है और ठक प्रत्यय में इक हो जाता है। ठक प्रत्यय का इक हो जाता है, आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है और जो स्वर है वो और भी वृद्धि करके अपना रूप बना लेते हैं। जैसे यहाँ आ गया है शरीर प्लस ठक, क्या हो गया? शारीरिक। ये हो जाएगा हमारा शारीरिक। इसी तरह से समाज प्लस ठक, अब क्योंकि ठक किस में कन्वर्ट हो गया है? इक में, इसलिए शारीरिक बन जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा सामाजिक। सामाजिक। इसी तरह से हो जाएगा हमारा धर्म प्लस ठक, आप इसका बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा धार्मिक। इसी तरह से आ जाएगा आपका नीति प्लस ठक, ये हो जाएगा आपका नैतिक। ठीक है, ऐसे आपके ठक प्रत्यय यहाँ पर बनेंगे। आगे चलते बच्चों, हमारा मतुप प्रत्यय। अब मतुप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है। तो मतुप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला या युक्त में अर्थ में किया जाता है। मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। उदाहरण जैसे शक्ति और मतुप, तो मतुप क्या हो गया हमारा? मत, तो ये बन गया शक्ति मत। इसी तरह से देखिए क्या हो गया हमारा? बुद्धि प्लस मतुप, ये हो गया बुद्धिमत। बुद्धिमत। ये हो गया हमारा श्री प्लस मतुप, ये हो गया हमारा श्रीमत। ठीक है, धी प्लस मतुप, ये हो गया हमारा धीमत। ठीक है, इस तरह से आपको मतुप प्रत्यय लगाना है। आगे चलते बच्चों, हमारा त्व प्रत्यय। अब त्व प्रत्यय में क्या शेष रहता है? त्वम। अब देखिए कई बार ऐसा हो रहा था कि बड़ा प्रत्यय था और शेष छोटा बच रहा था, लेकिन यहाँ पर छोटा प्रत्यय है और शेष बड़ा बच रहा है। तो कैसे बच रहा है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों में त्व शब्द का, त्व प्रत्यय का योग किया जाता है। त्व प्रत्यय में युक्त शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नपुंसकलिंग होते हैं और इनके रूप फल के समान बन चलते हैं। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलत फत, इस तरह से। ठीक है, जैसे कुशल में त्व प्रत्यय लगा, कुशलत्वम। क्या लग गया है? कुशलत्वम लग गया है। तो अब देखिए ये कुशलत्वम जो शब्द बना है, उसके बाद हम इसमें उदाहरण करते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने लगा लिया है मूर्ख और प्लस हमारा त्व प्रत्यय। यहाँ लगा लिया हमने विद् और विद्वान के बाद हमारा हो गया यहाँ पर त्व प्रत्यय। यहाँ लगा लिया हमने महत् और यहाँ हो गया हमारा त्व प्रत्यय। यहाँ लगा दिया हमने लघु और यहाँ आ गया हमारा त्व प्रत्यय। अब इसके बाद हम यहाँ शब्द बनाएंगे तो त्व क्या हो जाता है? त्वम हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा मूर्खत्वम। क्या बन जाएगा? मूर्खत्वम बन जाएगा। ये बन जाएगा हमारा विद्वत्वम। विद्वत्वम। ये हो जाएगा हमारा महत्वम। ये हो जाएगा हमारा लघुत्वम। ठीक है, इस तरह से आपका त्व प्रत्यय बनेगा। आगे चलते तल प्रत्यय। अब तल प्रत्यय क्या है? तस्य भाव तल तलो। विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व तथा तल प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होते हैं तथा उनके रूप फल के समान बनते हैं और तद्धित में तल जो प्रत्यय है उसमें अंत में ता लग जाता है। क्या लग जाता है? ता लग जाता है। अब ये ता कैसे लगता है? जैसे स्त्रीलिंग होते हैं एवं उनके रूप लता के समान बनते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य से क्या तल प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये मनुष्यता। मनुष्यता बन जाएगा, क्योंकि तल इजुकल टू क्या हो गया है? ता हो गया है। आगे देखिए और उदाहरण है हमारे लघु, महत। और लघु में हम जब तल प्रत्यय लगाएंगे, महत में जब हम तल प्रत्यय लगाएंगे और श्रेष्ठ में जब हम तल प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या रूप बन के आएगा? लघु से हो जाएगा लघुता, महत से हो जाएगा महत्ता और श्रेष्ठ से हो जाएगा श्रेष्ठता। श्रेष्ठता।
ता। इस तरह से आपको प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। आगे चलते बच्चों, अगला उदाहरण है हमारा तरप। तरप में क्या शेष रहता है? तर शेष रहता है। दो वस्तुओं में किसी एक को श्रेष्ठ या निकृष्ट बताने के लिए शब्दों में तरप प्रत्यय को जोड़ा जाता है। दो वस्तु है, दो में से एक को आपको अच्छा बताना है, एक को आपको बुरा बताना है, मतलब एक को आपको उच्च बताना है, एक को नीच बताना है, तो आपको तरप प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। और तरप प्रत्यय में प का लोप होकर तर शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तर। जैसे यहाँ लिखा है अल्प, अल्प में क्या बनाया है? तरप, और तरप में क्या हो गया? ये प है, ये लुप्त हो गया है और तर शेष हो गया है, तो ये बन गया है अल्पतर। इसी तरह से देखिए और उदाहरण है यहाँ पर लघुतर, लघु प्लस तरप और महत प्लस तरप। तो लघु तरप में हो जाएगा लघुतर यानी कि उससे छोटा, महत्तर यानी कि उससे थोड़ा सा बड़ा, या फिर और आ जाएगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ प्लस तरप, ये हो जाएगा श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठ तर। एक और हो जाएगा उच्च, उच्च में हम तरप प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा उच्चतर। उच्चतर का मतलब केवल एक वस्तु से ऊंचा है, एक वस्तु से श्रेष्ठ है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब तरप और एक प्रत्यय और आता है तमप, इसमें हमारा तम शेष रहता है। तो तरप क्या होता है? ये एक तरह की विशेषण की अवस्था होती है, मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है, एक उत्तमा अवस्था होती है। तो उत्तरावस्था हमारी तरप थी और उत्तमा अवस्था हमारी तमप है कि दो से अधिक बहुतों से में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना है या निकृष्ट बताना है, उस शब्द के लिए साथ में तमप प्रत्यय को जोड़ा जाता है और तमप प्रत्यय में प का लोप हो जाता है और तम शेष रहता है। जैसे उच्च में तमप प्रत्यय लगाया तो उच्चतम। इसी तरह से देखिए जो हमने पहले जो पढ़े थे यानी कि श्रेष्ठतम, लघुतम, ठीक है, बृहत्तम, इस तरह से आपके शब्द बनेंगे तम तम करके। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर हम तरप और तमप, तरप भी लिखेंगे, तरप और तमप में हम कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे ये तो हो गई हमारी मूल शब्द और ये हमारे तरप प्रत्यय के और ये हमारे तमप प्रत्यय के, ठीक है। अब मूल शब्द जैसे ले लिया हमने, लघु ले लिया है, श्रेष्ठ ले लिया है और उच्च ले लिया है, ठीक है, और महत ले लिया है, महत ले लिया है, ठीक है, इनसे ही बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा तरप में आ जाएगा लघुतर और यहाँ आ जाएगा लघुतम, लघुतम, श्रेष्ठतर और ये श्रेष्ठतम। इसी तरह से उच्चतर और उच्चतम और ये महत्तर और महत्तम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको इनकी तुलना करनी है। ये जो तरप और तमप होता है ये तुलनात्मक प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं? तुलनात्मक प्रत्यय होते हैं। आगे चलिए देखिए बच्चों, स्त्री प्रत्यय आ गए अब हमारे, कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने होते हैं, ठीक है, ठीक है, उस स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय आपके कितने हैं यहाँ पर? पहला आता है टाप, कि टाप प्रत्यय अजादत तष्टात, अजादी गण में आए अज आदि शब्दों से तथा अकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय टाप हो जाता है, यानी कि आशेष रहता है। और स्त्री यानी कि टाप का आशेष रहता है। जैसे अश्व से हमने लगा दिया अश्वा, अज से लगा दिया हमने अज प्लस टाप, ये लगा दिया हमने अजा। चटक से लगा दिया, यहाँ आ गया चटक और इसमें अज आना चाहिए यानी कि अ आना चाहिए, ठीक है। अज से हमने, चटक से हमने टाप प्रत्यय लगा दिया चटका, ठीक है। ऐसे ही आपको पुल्लिंग शब्द जो है सर्वनाम शब्द होते हैं और पुल्लिंग जो संज्ञा शब्द होते हैं, पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को आपको स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा शब्द बनाना है। वो किससे बनाना है? आपको टाप प्रत्यय से लगाना है। तो बहुत ही आसान है ये। आगे चलते देखिए बच्चों, यहाँ पर अब आते हैं आपके सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है और प्रत्यय के बाद आपका ये होमवर्क है और कुछ नहीं है एक प्रकार का। मैं यहाँ होमवर्क लिख लेती हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपका गृह कार्य है। अब ये गृह कार्य क्यों है?
क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमने ये सारे प्रत्यय करवा लिए हैं और सारे प्रत्यय में क्या क्या शेष रहता है ये भी बता दिया है, और यहाँ आपको उनसे उनके उदाहरण लिखने हैं। तो एक प्रत्यय के 4-4 उदाहरण भी आपने लिख लिए अपने मन से, तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कत्वा में हमारा त्वा शेष रहता है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर हसित्वा, भवित्वा, या फिर हसित्वा भुत्वा लिखेंगे यहाँ पर, भुत्वा, और लिखित्वा और चलित्वा। ठीक है, इसी तरह लेप में य शेष रहता है तो आपको 4 उदाहरण लिखने हैं। तुमुन में तुम शेष रहता है, कत में त शेष रहता है, त, ता और तम ये शेष रहता है, कत्वतु में वान शेष रहता है, तवत शेष रहता है। ठीक है, शत्र में अत शेष रहता है, क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। शानच में आन, और आन के पहले क्या जुड़ जाता है, म जुड़ जाता है, इसलिए ये मान शेष रहेगा। तो ये सारे आपको भरने हैं, आपका होमवर्क है, ये गृह कार्य है। ठीक है, ऐसे ही ठक जो प्रत्यय है उसमें एक शेष रहता है, मतूप में मान शेष रहता है, वतूप में वान शेष रहता है, त्व में त्वम शेष रहता है, तल में ता शेष रहता है, टाप में आ और नीप में ईप शेष रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे प्रत्यय के यहाँ पर उदाहरण लिखने हैं। उदाहरण लिखने से क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पढ़ लिया है, और प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उपसर्ग भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको निकालना होता है कि, या फिर दे देते हैं कि परि उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए, नि उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। ऐसे ही प्रत्यय के साथ अगर आपको शब्द दिया है तो प्रकृति प्रत्यय निकालना होता है। पहचान बताई है कि पहचान क्या होनी चाहिए, कि आपने जो प्रत्यय देखा उसकी पहचान क्या है, लास्ट का जो शब्द देखना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।